पहली खबर मुलायजा फरमाएं, 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी आने वाली है। दूसरी खबर मुलायजा फरमाएं, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 7 अरब डॉलर्स का तेल उधार मांग लिया। तीसरी खबर मुलायजा फरमाएं, पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर्स उधार मांग लिए। चौथी खबर, पाकिस्तान ने चीनी कर्जा मौखर करने की दरखास्त कर दी। पांचवी खबर, पाकिस्तान की तरक्की दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। सातवीं खबर, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। आठवीं खबर, आज से हमने ऑनलाइन नजराना भी शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तानी चाहे दुनिया में कहीं भी हो, ऑनलाइन देख भी दे सकते हैं, चादर भी चढ़ा सकते हैं और नजराना भी भेज सकते हैं। अब बस आखिरी खबर आने वाली है और वो खबर होगी, क्योंकि कल 14 अगस्त है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुछ खबरें थी जो तरक्की हजम नहीं हो रही लोगों को, उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो कि आपकी मोहब्बतों का, आपकी तवज्जों का मशकूर है, खासकर उन लोगों के लिए जो चैनल को सपोर्ट करते हैं और इस आवाज को तवाना रखते हैं। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं। आज 13 अगस्त 2026 की तारीख है। कल पाकिस्तान का नाम नहाद सो कॉल्ड यौम आज़ादी है। कौम बाहर बाजे बजा रही है और जो है वो पटाखे छोड़ रही है। दिन है जुमेरात का, मरहूमीन को लाजमी याद करेंगे। बड़ी औखी मंजिल है और उनके लिए हम जरूर अल फातिहा लाजमी पढ़ेंगे। उनको कोई सूरत या कोई जो है ना वो दुरूद इब्राहिमी इसाल करेंगे। आप भी कर लें। कुछ आपके सामने खबरें रखनी है, एक आपके सामने ताज़ा तरीन वीलॉग रखना है, जो कि इस दिन का दूसरा वीलॉग है। आज हम इमरान खान के केस को डिस्कस करेंगे और अजल से जो एक कानून इस कायनात में नाफिज है उस पर थोड़ी बात करेंगे। फिर फील्ड मार्शल साहब मुल्क चला रहे थे कि जहाज क्रैश कर गया, ये क्या मामला है, ये भी आपको बताना है। तीसरा मामला है कि फील्ड मार्शल साहब और अर्दली जो शहबाज शरीफ है 2 नंबर है, फॉर्म 47 का है, चपड़ासी है, बटमैन है, इनकी शुबाना रोज मेहनत का नतीजा सामने आया है। ये शुबाना अगर मिल जाती कभी तो इसके साथ 2-2 हाथ करते, लेकिन शुबाना जो है वो मिल नहीं रही। और सुहेल खान आफरीदी आज पहुंचे हैं अडयाला और उनका नारा है हर चौक डी चौक के आज रात को एहतजाज होगा। अगर मुलाकात नहीं होती तो मुलाकात तो नहीं होगी, जाहिर है ये सिस्टम डरता है, लेकिन क्या रात को पाकिस्तानी कौम एहतजाज करती है, ये हमने देखना होगा। सबसे पहली खबर जो आपके साथ साझी करनी है वो ये कि दफ्तर खारजा का कहना है कि ये जो मक्का मुआहदा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया शामिल हैं, इसको पार्लियामेंट की जो है वो मंजूरी से किया गया। कौन सी पार्लियामेंट? अवल तो किया नहीं गया। अगर किया भी गया है तो इस पार्लियामेंट की हैसियत क्या है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद दफ्तर खारजा कहता है कि वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दी और वजीर खारजा ने इसकी मंजूरी दी और फील्ड मार्शल ने इसकी मंजूरी दी। फील्ड मार्शल साहब ने किस चक्कर में इस मुआहदे की मंजूरी दी? उनका तो ये काम ही नहीं है, ना उनका ये डोमेन है, ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। लिहाजा ये दफ्तर खारजा ने गुंगलुओं से मट्टी झाड़ दी है। दूसरी खबर ये है कि कतर ने कहा है कि हमें अमेरिका ने मना किया है कि वो इस मुआहदे में शामिल न हो। अब इस मुआहदे का जो जश्न है, जो इस मुआहदे की हैसियत है, वो आपके सामने आ जानी चाहिए। मजीद आगे आयशा सिद्दीका क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखता हूं कि इस मुआहदे की क्या हैसियत है।
तीसरी खबर है कि घुमसान की लड़ाई जारी है सऊदीज में और अंसारुल्लाह हूतीज में, और सुना है कि 4000 फौजी जो है वो सऊदीया से यमन भेजे गए हैं। अब ये कौन से फौजी हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। बहरहाल वहां पे जंग जो है वो जारी है। इसके अलावा दफ्तर खारजा कहता है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा, यानी इन तीनों में से। तो पहले तो ये है कि जो 23 लाख ज्यादातर अफसर हैं, अच्छी जॉब्स पे हैं, जो है ना वो सऊदीया उन इंडियंस को वापस करे और उनके 180 अरब डॉलर्स की जो रेमिटेंसेज हैं उनकी कमर तोड़े, और जो मुआहदे कर रखे हैं 100 अरब डॉलर्स के उनको कैंसिल करे, ताकि पता चले कि एक पे हमला सब पे हमला तस्वुर होगा। उसके बाद अगली खबर यह है कि बरतानिया ने यूरोपीय यूनियन को अपनी एटमी छतरी मुहैया करने की पेशकश की है कि आप लोग अमेरिका पे इन्हिसार कम करें। अब हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की दुर्गत जो है वो बनती जाएगी। लेकिन ये कुफ्र अपने मामले में इतना सियाना है कि अगर पाकिस्तान किसी को पेशकश करे इस्लामी मुल्क को एटमी छतरी की, न तो खैर पाकिस्तान करेगा नहीं, पूरी दुनिया में भौचाल आ जाएगा। लेकिन बरतानिया ने कहा है कि हमें तिजारती राहदारियां फराहम की जाएं, हम आपको एटमी छतरी जो है वो मुहैया करेंगे। हालांकि हमसे कई गुना जो है वो छोटा मुल्क है। हाँ, किसी दौर में बदमाश था, किसी दौर में इसकी कॉलोनियां थी, लेकिन अब बरतानिया की हैसियत भी नहीं है। क्योंकि आप देखें ना, इस वक्त इस्लामी दुनिया में 3 फील्ड मार्शल काम कर रहे हैं, और तीनों फील्ड मार्शल रिजीम चेंज ऑपरेशन के जुमरे में आए। नंबर 1 हम जिक्र करेंगे खलीफा हफ्तार। ये वो गद्दार मिल्लत है कि जिसने मुअम्मर कद्दाफी को धोखा दिया, लीबिया को 2 हिस्सों में तकसीम किया और खुद साख्ता फील्ड मार्शल बन बैठा। ये है लीबिया का। दूसरा जो फिरौन है ये है अब्दुल फतह अल सीसी। इसका ताल्लुक मिस्र से है। इसने मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को कैद तन्हाई में डाला, उसको कत्ल किया, हजारों मिस्री कत्ल किए, अखवानुल मुस्लिमीन पे पाबंदी लगाई, और अब ये जो है वो अमेरिका और इजराइल का पपेट है। तीसरे जो फील्ड मार्शल हैं वो माशाल्लाह पाकिस्तान के हैं। ये किस तरह आए, इनको कौन लाया, ये रिटायर हो गए थे, इन्होंने आने के बाद क्या किया, इमरान खान के साथ क्या किया, फिर पीटीआई के साथ क्या किया, रिजीम चेंज ऑपरेशन किस तरह हुआ। तो ये इस वक्त इस्लामी दुनिया में 3 जो है वो फील्ड मार्शल्स मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी पहुंचे हैं अडयाला जेल, और उनके रास्ते जगह जगह बंद किए गए। ये 4.5 करोड़ का जो है वो वजीर आला है, मुंतखब वजीर आला है, अच्छा है बुरा है, कंप्रोमाइज्ड है, फौज के साथ मिला हुआ है, जो भी है, लेकिन वहां के जो वोटर्स हैं वो इमरान खान के वोटर्स हैं। उनका रास्ता बंद किया गया, जगह जगह पे रुकावटें खड़ी की गई, ट्रेले खड़ी किए गए, और यही कुछ किया गया था 1971 में। तो सुहेल आफरीदी अडयाला पहुंचे हैं और उन्होंने ऐलान किया था कि अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती तो हर चौक डी चौक जो है वो होगी। पीटीआई का मीडिया सेल क्या बता रहा है ऑफिशियल, वो कह रहे हैं कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल खान आफरीदी अडयाला जेल के बाहर पहुंच गए, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। आज चेयरमैन इमरान खान से अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो फिर हमारा अगला लाहे अमल वाज़े है। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में पीटीआई कारकुन अपने हाथों में कौमी परचम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर हर शहर और हर चौक में एहतजाज करें और पाकिस्तान की हर चौक को डी चौक बनाएं। ये कहना है वजीर आला का। ये पैगाम 27 सितंबर से पहले दिया जाएगा कि अप्रैल 2022 से इमरान खान और उनके कारकुनों के साथ होने वाला रवैया नाकाबिले कबूल है। जाती अना और सियासी इख्तलाफात की वजह से मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। मैं 27 सितंबर से पहले
आखिरी बार अडयाला जेल आऊंगा। अगर यकीन दहानी कराई गई कि इमरान खान से मुलाकात होगी तो ही दोबारा आऊंगा। तमाम कारकुन अपना फोकस सिर्फ 27 सितंबर पर रखें। कल एक जिले में सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर अवाम का समंदर निकल आया। ये जिक्र हो रहा है जिला खैबर का, जहां पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की बाहर निकली। जी, अब इसी तरह मुल्क भर में स्ट्रीट मूवमेंट होगी। इंशाअल्लाह ताला 27 सितंबर को हम इस्लामाबाद में 20 लाख से ज्यादा अफराद के साथ पहुंचेंगे। पूरी तैयारी करें क्योंकि यही दिन फैसले का दिन होगा। ये कहना है सुहेल खान आफरीदी का, लेकिन 78 साल तारीख ये बताती है कि छोटे सूबों के साथ जो रवैया है वो वफाक का या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का वो मुनसिफाना नहीं रहा। एक मुल्क है, उसमें पंजाब के लिए और कानून है, सिंध के लिए और कानून है, बलूचिस्तान के लिए और कानून है और केपीके के लिए और कानून है। यानी यहां तक बताया जा रहा है कि कल एयरफोर्स के तैयारों ने मुबैना तौर पे बमबारी की है बलूचिस्तान में। अब नौबत यहां तक पहुंच गई है और बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ गैस इंस्टॉलेशंस हैं उनको दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है और पंजाब के कई अजला में गैस का जो था, गैस की सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो गई है। बहरहाल बलूचिस्तान के हालात वो आपके सामने हैं। इसके अलावा केपीके के हालात वो आपके सामने हैं। इसके अलावा कश्मीर के हालात वो आपके सामने हैं। उन्होंने भी आज ऐलान कर रखा है कि वो अपने नए लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब। अगली खबर यह है कि जी अपने किसानों को भूखा मारने के बाद, अपने किसानों का इस्तेसाल करने के बाद 10 लाख टन गंदम जो है वो दरामद करने का फैसला कर लिया गया है। ये गंदम जो है वो दरामद होगी डॉलर्स में। आपको पता है कि डॉलर्स में इसकी अदायगी होगी। $1 280 रुपए से ज्यादा का है तो इन लोगों का कितना खांचा लगेगा। पहले 1 अरब इन्होंने खांचा लगाया जब काकड़ और मोहसिन नकवी सरकार थी, वो जो है दब गया मामला। अब 10 लाख टन जो है वो गंदम वो दरामद की जा रही है और सुबह मैंने ये कल आपको इतला दी कि सिर्फ 1 अरब रुपया वो रमजान शुगर मिल ने किसानों को देना है। रमजान शुगर मिल वजीर आजम के फर्जंदे अर्जुमन हमजा शबाज अल मारूफ हमजा कुकड़ी की है और 1 अरब रुपया जो है वो किसानों का बकाया है। हम चलते हैं अगली खबर की जानिब और दिलचस्प खबर है। जब बांग्लादेश बना तो उससे 10 दिन पहले या 15 दिन पहले एक सर्वे आया कि जी 90% जो अफवाज हैं वो मशरकी पाकिस्तान में वो मकबूल हैं। फिर 15 दिन बाद सरेंडर कर दिया गया। अब जो सर्वे आया है, इन सर्वे में 92% लोगों ने सरहदों की हिफाजत पर इत्मीनान का इजहार किया है। हालांकि इन सरहदों की रोज खिलाफवर्जी होती है, रोज दहशतगर्द इधर आते हैं उधर जाते हैं, मनशियात के स्मगलर आते जाते हैं, पेट्रोल आगे पीछे होता है ईरान में। लेकिन एक बात की समझ नहीं आती कि दुनिया में शायद कभी आपने सुना हो कि इटली की फौज इतनी जो है ना वो मकबूल है, अमेरिका की फौज इतनी मकबूल है, इंडिया की फौज इतनी मकबूल है, क्योंकि उनका मकबूलियत से ताल्लुक ही नहीं है। उनका काम यह है कि वो अपनी नौकरी करें और पहली को एटीएम से तनख्वाह निकलवाएं और अपने बच्चों को पढ़ाएं और जो है ना वो 20 साल 25 साल नौकरी करें और उसके बाद घर चले जाएं। ये तो सियासतदानों का काम होता है कि फलां सियासतदान मकबूल है और फलां सियासी पार्टी गैर मकबूल है। लेकिन यहाँ पे ये तजर्बा कुछ अरसे बाद कराया जाता है और इन सर्वे से के जो रिजल्ट्स हैं उनसे कौम अच्छी तरह जो है वो आगाह है कि इनकी हकीकत क्या होती है। जहाज किस तरह क्रैश हुआ है जी, ये आपके सामने जो है वो रखना है। अगर आपने गौर किया तो कहानी आपकी समझ में आ जाएगी। एक मुसाफिर त्यारा गिरकर तबाह हो गया। त्यारे में सवार एक बंदर के अलावा तमाम मुसाफिर जान बहक हो गए। हादसे की तहकीकात हुई।
ब्लैक बॉक्स से मालूमात इकट्ठी की गई, ताहम जहाज तबाह होने की वजूहात का पता न चलाया जा सका। थक हार कर इस नतीजे पर पहुंचा गया कि बंदर को ट्रेन करके इस काबिल बनाया जाए कि वो तहकीकाती कमेटी की मदद कर सके। चंद हफ्तों की तगोदो के बाद बंदर इस काबिल हो गया कि इशारों की जुबान में किसी भी सवाल का जवाब दे सके। तहकीकाती कमेटी के सामने बंदर को पेश किया गया। एक अफसर ने बंदर से गुफ्तगू का आगाज करते हुए इशारों में पूछा कि जब जहाज तबाह हुआ तो मुसाफिर क्या कर रहे थे। इशारों में जवाब मिला कि कुछ सो रहे थे, कुछ बातचीत में मसरूफ थे और कुछ मैगजीन वगैरह पढ़ रहे थे। कमेटी के अरकान का हौसला बढ़ा। दूसरा सवाल हुआ कि एयर होस्टेस क्या कर रही थी। वो मेकअप में मसरूफ थी। कमेटी के अरकान ने मानी खेज नजरों से एक दूसरे को देखा। एक और अफसर ने सवाल किया, जहाज तबाह होने से पहले पायलट क्या कर रहे थे। जवाब मिला इशारों में कि वो सो रहे थे। तमाम अरकान शशदर रह गए, हैरान रह गए। कुछ लम्हों बाद एक और अफसर ने सवाल किया, आप उस वक्त क्या कर रहे थे। बंदर ने फखरिया अंदाज से मेज से पड़ी ऐनक उठाकर पहनी, चेहरे पर किलर स्माइल बखेरी और दबंग अंदाज में इशारों में जवाब दिया कि मैं उस वक्त जहाज उड़ा रहा था। हमारे मौजूदा हुक्मरान हर वक्त फरमाते हैं कि मुल्क में मुनाफाखोर महंगाई के जिम्मेदार हैं, माफियाज हालात को खराब कर रहे हैं, इंतशारी टोला मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। काश कोई पूछता कि हुजूर आप क्या कर रहे हैं, जवाब वही बंदर वाला होता, किलर स्माइल होती, ऐनक पहनी जाती और जवाब मिलता कि मैं मुल्क चला रहा था। मैं क्या करता, मैं तो मुल्क चला रहा था जिस तरह फील्ड मार्शल साहब मुल्क चला रहे हैं। हर किसी को पता है कि वो डिफेक्टो हुक्मरान है और ये भानमती का कुंबा, ये उनका चपड़ासी है, ये उनका चाटू है और ये उनका पालतू है। इस तरह मुल्क जो है वो चल रहा है। पाक, सऊदिया और तुर्क मुआहदा ये करवाया है अमेरिका ने। ये कहना है आयशा सिद्दीका का। आयशा सिद्दीका एक थिंक टैंक में, बरतानिया का एक थिंक टैंक है, उसमें काम करती हैं और बरतानिया के किसी भी थिंक टैंक में काम करने का मतलब है कि आप बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के पेरोल पे हैं और उनको सारी खबरें मालूम होती हैं कि सऊदिया जिद कर रहा था कि उसने एटमी मुल्क बनना है, उसने ईरान से बचना है, ईरान उसके लिए मुस्तकिल थ्रेट बनता जा रहा है। तो अमेरिका ने बजाय इसके कि उसे एटमी मुल्क बनने देता, बकौल आयशा सिद्दीका के उन्होंने इजाजत दे दी कि तुम दो एटमी मुल्कों से मुआहदा कर लो, एक पाकिस्तान और दूसरा मुबैना तौर पे अमेरिका का ख्याल है कि तुर्क जो है वो या तो एटमी ताकत बन चुके हैं या एटमी ताकत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब पहले वाले बयान को आप दोबारा ज़हन में लाएं कि कतर के वजीर खारजा ने कहा है कि हमें इस मुआहदे में शामिल होने से रोक दिया गया है। अगली खबर क्या है? अगली खबर यह है कि मतीउल्लाह जान ने बड़ी खूबसूरत बात की है। वो कहते हैं कि फौज जिसका काम सियासत में मुदाखलत नहीं है, वो आईनी और कानूनी तौर पर सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकते, लेकिन वो करते हैं। और जिन्होंने आगे चल के सियासत संभालनी है, यानी स्टूडेंट्स ने, उनसे हलफ लिया जाता है कि वो किसी सियासी एक्टिविटी में वो शामिल नहीं होंगे। ये कहना है मतीउल्लाह जान का। और बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि जिन्होंने सियासत करनी है उनसे हलफ लिया जाता है और जिन्होंने सियासत नहीं करनी वो पूरे मुल्क की सियासत जो है वो करते हैं। अब हम जिक्र करेंगे शुबाना रोज का। मैंने आपको बताया ये शुबाना अगर कहीं मिल जाती, जो रोजाना करते हैं
शबाज शरीफ यानी शायद वो घीसियां करने को शुबाना रोज कहते हैं या सुबह बहुत जल्दी जागते हैं। इन दोनों की शुबाना रोज मेहनतों ने हमारे साथ, पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ क्या किया है, ये जरा आपने मुलाहिजा करना है। पाकिस्तान का कर्जा वो बिल्कुल एज पे पहुंच गया है रिकॉर्ड कायम करने के, क्योंकि 99,587 अरब ये कर्जा हो गया है पाकिस्तान का, और 1 लाख अरब रुपया कर्जे वाला ये दुनिया का पहला मुल्क जो है वो बनने जा रहा है। यानी अमेरिका पे भी कर्जा है, चीन का कर्जा है, और जो है वो मुल्कों पे भी कर्जा है, लेकिन उनका कर्ज नजर आता है कि उन्होंने उस कर्ज का क्या किया। लेकिन इन दोनों की शुबाना रोज मेहनत ने कर्जे को पहुंचा दिया है। जी दोबारा आपको बताता हूं, ठीक सुन रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त सुन रहे हैं, 99,587 अरब। यहां पे बहुत पढ़े लिखे जो है ना वो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान कर्जा लेता है तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। यानी ये पढ़े लिखे लोग कहते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि यही कर्जा ये अवाम ने वापस करना है। मैंने आपको कई दफा मिसाल दी है कि मैं आज 1 करोड़ रुपए की मर्सिडीज ले लेता हूं, 1 करोड़ रुपए की, और उसकी अदायगी डाल देता हूं महल्ले पे। मर्सिडीज मैं चलाऊंगा, शशके मेरे होंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपया महल्ले वाले उतारेंगे। यानी सिंपल सी मिसाल है, 99,000 अरब उतारना किसने है? अवाम ने। किससे उतारना है? महंगाई से। किससे उतारना है? बिजली के बिलों से। किससे उतारना है? गैस के बिलों से। किससे उतारना है? बेरोजगारी से। किससे उतारना है? पीआईए बेचकर, असासे बेचकर। यानी मेरा ताल्लुक चूंकि मियां वाली से है ना, जो बंदा जवारी होता है, नशई होता है, वो जुआ हार जाए या नशा ज्यादा कर ले, उसकी पहली निशानी पता क्या होती है? पहली निशानी ये होती है कि वो घर में मारपीट ज्यादा करता है। चाहे उसकी बीवी हो, चाहे उसके बच्चे हो, वो बहुत मारपीट करता है, वो लड़ता बहुत है। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में इस मार कुटाई के पीछे क्या है? फ्रस्ट्रेशन है, जुआ है, नशा है, उधार की मांग कर पीना है, और फिर गुस्सा कहां पे उतारा? कभी डी चौक, कभी मुरीद के, कभी कश्मीर। अभी कल परसों GHQ के गेट के सामने एक दहशतगर्द आ गया, वो भोला सा एक बंदा पूरे GHQ पे हमला करने के लिए आ गया, जहां पे सारी फौज बैठती है। फिर ये होता है, ये जो आपके बिल्स हैं, आपके ये जो पेट्रोल रोजाना ऊपर नीचे हो रहा है, ये जो लेवियां हैं, ये कर्जे हैं ना, ये सूद है। मैंने आपको बताया कि 3 महीने से बांग्लादेश ने पेट्रोल की कीमतों में रद्द-बदल नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, मलेशिया ने नहीं किया। उनके लिए भी वही ओबनाए हुर्मुज है, उनके लिए भी वही बाबुल मंदब है, उनके लिए वही ईरान है, उनके लिए वही अमेरिका है, उनके लिए वही जंग है, लेकिन उन्होंने कीमतें स्टेबल रखी हुई हैं। बल्कि अब मामला यहां तक पहुंच गए हैं कि इंडिया ऑयल को प्रोसेस करके रशिया को दे रहा है। पता है आपको? यानी क्रूड ऑयल खरीद के फिर उसकी मसनूआत बना के, क्योंकि रशिया की 8 से 9 रिफाइनरी तबाह हो गई हैं, रशिया इंडिया से तेल ले रहा है। जस्ट इमेजिन, यहां पे आज पेट्रोल सस्ता हुआ है 97 पैसे, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान में पैसों का चल रहा है। पैसे हैं ही नहीं पाकिस्तान में। 10 पैसे, 15 पैसे, 50 पैसे, 58, 54, 52 वो है ही नहीं। तो फिर कीमतें कौन सी कम हुई या कीमतें कौन सी बढ़ी? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है जो यहां पे चल रहा है। तो इनकी शुबाना रोज मेहनत ने, इनकी क्यों कह रहा हूं कि जितना कर्जा 74 साल में लिया गया, 74 साल में, जिसमें मैंने आपको बताया कि मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना, अयूब के दौर में सनतें लगी,
मोटरवेज बने, चाहे जिसने भी बनाए, एटमी प्रोग्राम शुरू हुआ, मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, वो तो हो गए 74 साल। इन 4 सालों में क्या हुआ? स्वाय नहूसत के, स्वाय मार धाड़ के, इन 4 सालों में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन चोरी किया गया, लोगों पे गोलियां चलाई गई, चादर और चार दीवारी का कत्ल पामाल किया गया, लोगों को घरों से उठाया गया, लोगों को जेलों में बंद किया गया, लोगों पे थोक के हिसाब से FIR काटी गई। इन 4 सालों में क्या हुआ? इन 4 सालों में सिर्फ शुबाना रोज मेहनत हुई, और उस शुबाना रोज मेहनत ने कर्जों को पहुंचा दिया 99,000 अरब पे। ये अगर आपको शुबाना मिले तो आपने फोन नंबर मुझे भी देना है शुबाना का, और उससे राब्ता भी करवाना है कि उससे पूछें कि ये जो हमारे शुबाना रोज लगे हुए हैं ये क्या चक्कर है। उसके बाद जो अगली खबर है, पीपल्स पार्टी की एक बड़ी बदमाश MNA है, बड़ी बोलती है और बड़े मुंह को उसके पेचश लगे हुए हैं, शादिया मरी। 2002 में एक और खातून शादिया के नाम पे ये इम्तिहान देती है और डिग्री लेती है। सारी शराफी इसी तरह है। वो मुशर्रफ वाला भी है, 2002 में, अभी भी MNA है 2026 में, और ये कहती है पीपल्स पार्टी के अलावा सिंधी किसी को वोट देकर देखें। ये बदमाश औरत कहती है, और अपनी जाली डिग्री, शनाख्ती कार्ड भी चेंज करवाया, प्यो चेंज करवाया, मां चेंज करवाई कि किसी तरह उधर पहुंचूं, क्योंकि इनका माँ प्यो, इनका कबीला, इनका आगा पेछा, इनका दादा, इनका परदादा, वो सारा इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद में वहां पहुंचे, जो मर्दी है। वो कह रही थी एक बड़ी मशहूर अदाकारा के, क्या नाम था, प्रियंका चोपड़ा, बड़ी मशहूर इंडिया की हीरोइन, कि जिस तरह हीरोइन इंडिया में बनते हैं वो सबको पता है, वो सबको पता है। कहते मेरे साथ भी हुआ है, खुद कह रही है कि मेरे साथ भी हुआ है। इनका भी वही हाल है जो इधर इस्लामाबाद की राहदारियों में। और पता है आपको नजम सेठी का नहीं, कि नजम सेठी अपना बहू ले आया है, सुलेमान तूर, उसके बेटे ने लड़के से शादी की है। ये इसी तरह सारे। बहरहाल जी, इनकी डिग्री जो है वो जाली है। अगली खबर पे चलते हैं। आप ये खबर सुने, 1949 में बाकायदा आजाद हुए। 3 से 5 सेकंड में जो नई ट्रेन बनाई है चीन ने, उसने स्पीड पकड़ी है 800 किलोमीटर फी घंटा, 3 से 5 सेकंड में। शुक्र है गैर मुस्लिम है, शुक्र है तायर अशरफी नहीं है, शुक्र है मुफ्ती मुनीब नहीं है, शुक्र है तकवी उस्मानी नहीं है, शुक्र है कि इतने ज्यादा वहां पे मदरसे नहीं है चीन में, वरना बेड़ा गर्क होता, बेड़ा गर्क होता जितनी वो तरक्की कर गए। 3 से 5 सेकंड में 800 किलोमीटर फी घंटा स्पीड, नई ट्रेन। और आखिरी खबर यह है कि नून लीग के जनाजे को हमने कंधा दिया हुआ है। ये कहते हैं कादिर खान मंदूखेल, पीपल्स पार्टी के हैं। ये खुद कितने दूध के धुले हैं। अभी आपको शादिया मरी का किस्सा सुनाया, सुबह वाला वीलॉग बहुत कम लोगों ने देखा है, उसमें आपको किस्सा सुनाया कि कैम अली शाह की जो है वो बेटी, उसकी रिटायरमेंट से 2 दिन पहले उसे 3 साल की तोसी दे दी गई है। कादिर मंदूखेल कहते हैं कि नून लीग का सियासी जनाजा हमने उठाया हुआ है, लेकिन नून लीग को फॉर्म 47 का ऐसा चस्का पड़ा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेमाल किया, कश्मीर में इस्तेमाल किया और हमारे साथ धोखा किया। अब इमरान खान और अजल की कहानी पहले दिन से, इसको आपने गौर से सुनना है। अजल से चला आ रहा है शुरू से कि लोग हमेशा ताकतवर के साथ खड़े होते हैं ताकि अपने मफादात हासिल कर सकें। नबी करीम रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महज 8-10 हजार लोग जमा करने में 21 साल लग गए। 21 साल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि फतेह मक्का के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत बन गई तो एक एक दिन में 10-10 हजार लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चल कर आए
اور کلمہ پڑھا۔ یہ بعد میں آنے والوں کی اکثریت دین اسلام یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم کردار و اخلاق سے متاثر نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کو طاقت میں آتا دیکھ کر ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، بہت سے تو موقع پر ہی پھر گئے، کچھ بعد میں مرتد ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے الٹے پاؤں لوٹ گئے۔ مولا علی علیہ السلام کے دور پہ آ جائیں، کیونکہ وہ آخری دور تھا، وہ آخری چٹان تھے، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ثابت ہوئے ہماری تمام تاریخ میں۔ عرب کی اشرافیہ نے تو مولا علی علیہ السلام کی بیعت کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ جو چند ہزار اہل ایمان اس دور میں بچے تھے، ان کی اکثریت جنگ صفین، جمل اور نہروان میں شہید ہو گئی۔ بعد میں نئے آنے والے ویسا ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ مولا علی علیہ السلام کو چھوڑ گئے، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ ایک دفعہ اس امید پہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ امام حسن علیہ السلام باغی گروہ کو شکست دے کر اپنی حکومت مضبوط کر لیں گے تو انہیں فائدے ہوں گے۔ مگر جنگ صفین دوم میں جب امام حسن علیہ السلام کا سپہ سالار ہی بک گیا تو باقی فوج نے بھی عملاً امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے انہیں کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی لحاظ سے خلافت کے اہل نہیں ہیں، میرے ساتھ مل کر لڑو یہاں تک کہ شہید ہو جاؤ، اور اگر ذلت کی زندگی جینا چاہتے ہو تو اس نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ 99% نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے، اور امام حسن علیہ السلام سب کچھ چھوڑ کر دل برداشتہ ہو کر صلح کر کے گوشہ نشین ہو گئے۔ حالات یہ بھی آئے کہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت پہ بنو امیہ سے بدلہ لینے کے لیے 100 بندہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باہر نہیں نکلا۔ اگلے 10 سال امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی کڑی حفاظت کی۔ یزید کی حکومت آئی تو امام حسین علیہ السلام نے 6 ماہ مسلسل لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، مگر کوئی نہ نکلا، اور واقعہ کربلا کے بعد جو بدلہ لینے کے لیے نکلے انہوں نے بھی بڑی حد تک اپنے سیاسی مفادات حاصل کیے۔ بنو عباس جو اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی بنو امیہ کے سامنے نہیں آئے، مگر بنو امیہ سے حکومت چھیننے کے لیے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادتوں پر کھل کر سیاست کی، بالکل ویسے ہی جیسے بنو امیہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہ سیاست کر کے اقتدار پہ ناجائز قبضہ کر لیا تھا۔ پھر اب بنو عباس کا دور پڑے، ایک ایک کر کے تمام ائمہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے، مگر امت کسی امام کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی۔ آج دیکھ لیں، غزہ میں 1 لاکھ فلسطینی آگ اور بارود سے زندہ بھون دیے گئے، ایک ایران کے سوا کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، اور آج جب ایران باطل سے ٹکرا گیا، ٹکرا گیا ہے، کوئی ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ یہی مثال عمران خان کی ہے۔ جب عمران خان حکومت میں آیا تو ہزاروں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور جب اس کی حکومت ختم ہو گئی سب اسے چھوڑ گئے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے۔ کل کو جب پھر عمران خان کی حکومت آئے گی، یہی فصلی بٹیرے پھر سے عمران خان کے گرد گھومتے نظر آئیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی
एक दिल फरेब धोखा है। हजारों में से कोई एक ही होता है कि जो आखिरत को दुनिया पे तरजीह देता है, वरना बाकी सब की तरजीह ये दुनिया ही है। और कुरान कहता है जिन्होंने अपनी सारी हयात दुनिया हासिल करने में जाय कर दी वो बड़े खसारे में हैं। यही हो रहा है, अजल से यही हो रहा है। अपने मफादात हैं, अपने फायदे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।